नमस्कार दोस्तों। आज हम गवर्नमेंट के एक ऐसे ब्लैक ट्रूथ के बारे में बात करेंगे जहां तक आपसे पहुंच पाना तो दूर आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस ब्लैक ट्रूथ को जानने के बाद में भी आपकी डे टू डे लाइफ पर इसका असर जरूर पड़ेगा। हिस्ट्री टेक के 2.0 चैनल पर आपका स्वागत है। यहां आज के इस वीडियो से हम बात करेंगे गवर्नमेंट के 360 सर्वेलेंस के बारे में, जिसे आप एक डिजिटल वेपन समझ सकते हो जो गवर्नमेंट पब्लिक के ऊपर यूज करती है। वैसे देखा जाए तो 1 ट्रिलियन की पॉपुलेशन में 1% लोगों को भी 360 सर्वेलेंस के बारे में नहीं पता होगा, और आपको जितना पता होगा वो गवर्नमेंट से इस पर कोई बात नहीं करते, और इनमें से कोई बात करने की कोशिश करता है तो उस कैंडिडेट को या तो कोई जवाब नहीं मिलता है या जवाब में मिलता है कि यह सब देश की सुरक्षा मीन्स सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज किया जाता है, मीन्स पूरी जानकारी फिर भी नहीं दी जाती है। अब ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि सरकार द्वारा स्टोर 360 सर्वेलेंस पब्लिक डाटा का सरकार क्या करेगी, और अगर ऑपोजिशन पार्टी से ताकतवर बनने के लिए करती है तो क्या फ्यूचर में तानाशाही बनने के आसार बनने वाले हैं, और सरकार के पास पब्लिक का डाटा कैसी सिक्योरिटी में स्टोर है। मीन्स पब्लिक का डाटा चोरी ना हो कि सिक्योरिटी क्या है। आइए बात करते हैं 360 सर्वेलेंस पर। आपको बता दें 360 सर्वेलेंस में पब्लिक को 360 डिग्री तक कवर किया जाता है। मीन्स उन पर फोन, रोड कैमरा, स्ट्रीट कैमरा, ऑफिस कैमरा, इंटरनेट आदि से उन पर नज़र रखी जाती है। गवर्नमेंट के इस प्रोग्राम के बारे में हमें एक आरुषि नाम की सोशलिस्ट एक्टिविस्ट से पता चला, जो कि अपने साथ हुई एक घटना को साझा करती है। बेंगलोर की रहने वाली आरुषि 7 साल से एक सोशल एक्टिविस्ट है। उनके द्वारा बताई गई यह घटना 2020 की है। वो रोजाना की तरह उस दिन भी अपना काम खत्म करके स्कूटी से घर जा रही होती हैं। तभी उनको पुलिस वाले एक पॉइंट पर रोकते हैं। आरुषि नोटिस करती है कि पुलिस वाले एक टैबलेट के साथ चेकिंग कर रहे हैं। यह आरुषि को अजीब लगा। आपको पता है 2019 से अब तक देश में कोविड का दौर चल रहा है, तो ऐसे में सभी प्रोटेक्शन के लिए मास्क को यूज कर रहे हैं। ऐसे में आरुषि भी मास्क लगाए हुए थी। तभी एक पुलिस वाला उनके पास आता है और मास्क नीचे करने के लिए बोलता है। 5 मिनट तक विदाउट कोई डॉक्यूमेंट चेक किए हुए पुलिस वाला यहाँ वहाँ की बातें करता है। तभी आरुषि को लगा कि उस टैबलेट लिए पुलिस वाले ने उनकी फ़ोटो क्लिक की है, और ये ऑब्वियसली पॉसिबल भी था क्योंकि ऑन रोड पुलिस वाला टैब के साथ गेम खेलने के लिए तो नहीं खड़ा था। आरुषि बताती हैं कि वहाँ से घर जाने के बाद उसको यह बात खाए जा रही थी कि ये सब चल क्या रहा है, क्या उन्होंने मेरी फ़ोटो ली है, और ली है तो वो उसका क्या करेंगे। आरुषि के दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे थे, और नेक्स्ट डे अपने एक फ्रेंड से इस घटना के बारे में वो डिस्कस करती है, जो कि एक रिसर्चर थे और वो फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। ये घटना सुनकर उन्हें भी बिल्कुल अजीब नहीं लगा, क्योंकि पुलिस का ऐसे पब्लिक की चेकिंग करना नॉर्मल था। और रही बात टैबलेट की, तो आजकल पुलिस डिपार्टमेंट भी टेक्नोलॉजी से लैस होता जा रहा है। लेकिन अगर आरुषि की बात माने तो भी उनके फ्रेंड के अकॉर्डिंग अगर गवर्नमेंट को कोई ऐसा कोई प्रोग्राम चलाना होता है या ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है, तो वो ऐसे एक्सपेरिमेंट ज़्यादातर बस्ती एरिया में करते हैं। मीन्स जहाँ ज़्यादातर लोग गरीब लोग रहते हैं। ज़्यादा पॉश एरिया में ऐसे प्रोग्राम इसलिए नहीं चलाए जाते हैं क्योंकि पॉश एरिया में ज़्यादा पढ़े लिखे और रिच लोग रहते हैं। ऐसे में वो पुलिस वाले से सवाल करेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे, लेकिन बस्ती एरिया में कोई नहीं पूछता है कि ये क्या चल रहा है। अब बात सोचने की यह है कि आरुषि को जहां पुलिस वाले ने रोका था वो बेंगलोर सिटी में बहुत ज़्यादा पॉश एरिया है। ऐसे में सवाल तो बनता है कि आखिर चल क्या रहा है। आरुषि बताती है कि नेक्स्ट डे वो दोनों उस पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वो उनके साथ हुई घटना को बताकर फ़ोटो डिलीट करने को कहते हैं, लेकिन आरुषि को मना कर दिया जाता है कि उनके पास ऐसा कोई डाटा नहीं है जो आरुषि ने बताया था। वहां से आने के बाद आरुषि सिटी में घूमकर इस घटना के ऊपर
और डाटा इकट्ठा करती है और वो देखती है कि करंटली 2 साल में पहले के कंपेयरिंग सर्वेलेंस कैमरे की संख्या बढ़ गई है। उसके बाद तो मानो सरकार के उस हिडन प्रोग्राम के वजूद पर और ज़्यादा यकीन हो गया। उनकी रिसर्च ने ये प्रूव कर दिया कि इंडिया में सबसे ज़्यादा सर्वेलेंस कैमरे से निगरानी बेंगलोर के अंदर ही की जा रही है। ऐसे में आरुषि एक प्रोफेसर से मिलती हैं जिनका काम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इनोवेशन से रिलेटेड काम करना है और वो एक सर्वेलेंस रिसर्च सेंटर का इंचार्ज भी थे, जिनका मेन काम सिटी को और स्मार्ट बनाना था। टेक्नोलॉजी की मदद से उन्होंने आरुषि को बताया कि वो सेंटर में तैनात है डाटा का विश्लेषण करने के लिए, जिससे सिटी के लोगों की लाइफ क्वालिटी अच्छी हो। प्रोफेसर ने बताया कि वे पानी प्रदूषण, पर्यावरण परिवहन, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर काम करते हैं। और जब बात आती है सुरक्षा की तो सीसीटीवी कैमरा अहम भूमिका निभाते हैं। उनके अकॉर्डिंग सिटी में 30,000 कैमरे लगाए गए हैं अपराध और निगरानी रखने के लिए। उनके अकॉर्डिंग इन कैमरों का इस्तेमाल संदिग्ध व्यवहार को ऑटोमेटिक पकड़ने में हो सकता है, जो स्नैचिंग करने जा रहे व्यक्ति से पहले दिखता है, और पुलिस सतर्क हो सकती है और उस व्यक्ति को पकड़ सकती है। वो बताते हैं इस टेक्नोलॉजी का उपयोग अपराध को रोकने के लिए नहीं किया जा रहा है, लेकिन इसका उपयोग इस कंडीशन में हम ले सकते हैं। ऐसे में क्वेश्चन ये बनता है कि फिर ये सरकारें डाटा का क्या कर रही हैं और ऐसे में हमारी प्राइवेसी का क्या। इस पर प्रोफेसर कहते हैं कि उनका डाटा भारत सरकार के पास सुरक्षित है और हमें भारत सरकार पर भरोसा नहीं होगा तो और किस पर होगा। लेकिन आरुषि का यहाँ सोचना प्रोफेसर से कुछ अलग है कि सरकारें सुरक्षा का प्रबंध नहीं करती हैं तो असल में लोगों के अधिकारों के लिए बड़ा खतरा बनती हैं। ऐसे में आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ अब 2 मत हो गए हैं। एक के अकॉर्डिंग सर्वेलेंस करना सही है और एक के अकॉर्डिंग गलत। आपको बता दें, सरकार ऐसे थोड़ा थोड़ा डाटा को कलेक्ट करके बिग डाटा तैयार कर रही है। अभी मुझे लग रहा है कि आप बिग डाटा को कुछ हल्के में ले रहे हैं। आइए एक बार आपको समझा दें कि एक्चुअली बिग डाटा क्या कर सकता है। बिग डाटा को एक सैटेलाइट की इमेज के रूप में समझा जा सकता है, जिसे आप हर रोज बनाते हो। एक एक डाटा अपने आप में एक पिक्सल जैसा होता है, जो कि किसी काम का नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे पिक्सल को मिला दिया जाए तो एक बड़ी पिक्चर दिखने लगेगी। जैसे कि ऑनलाइन हिस्ट्री में आपके दोस्त या आपके राजनीतिक विचारों के बारे में पता कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी बातें पता चल सकती हैं जो यूं ही पता नहीं चल पाती। फॉर एग्जाम्पल, औरतों की प्रेगनेंसी परिवार के जानने से पहले कंपनियां जान सकती हैं, ये देखकर कि वो प्रेगनेंसी विटामिन या कैल्शियम जैसी चीज़ें खरीद रही हैं। पॉजिटिव वे में अगर बड़े स्तर पर देखा जाए तो सरकारें बिग डाटा से हमारी ज़रूरतों का पता लगा सकती हैं, जैसे कि जन्म दर का अंदाज़ा लगाकर भविष्य के लिए प्लानिंग की जा सकती है कि कितने मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टीचर आदि की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक नागरिकों का डाटा चेक किया जाने लगा है। अब हम वापस हमारे टॉपिक पर आते हैं। तो आपने अब तक समझा कि आरुषि और सर्विलांस रिसर्च सेंटर के हेड, जो कि सिटी पर निगरानी रखने का एक छोटा सा केंद्र है, उसके हेड दोनों के विचारों और इन्फॉर्मेशन में मतभेद है। प्रोफेसर के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ये सब अच्छे के लिए कर रही है, उसके अकॉर्डिंग ये लोगों के लिए अच्छा साबित होगा और उनको फायदेमंद सेवाएं दे पाएंगे। लेकिन आरुषि के अकॉर्डिंग एक मत यह है कि सरकारें देश की जनता के बारे में जितना ज़्यादा जानती हैं वो उन पर उतना ही ज़्यादा कंट्रोल भी करती हैं। तो अब बात यह है कि एक सही संतुलन कैसे बनेगा, किस तरह की कानूनी सुरक्षा की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इन सब बातों को आप ऐसे समझिए कि एक समय पर टेक्नोलॉजी को जो पुश मिला वो इसका कारण हो सकता है। जैसे पहले इस प्रोग्राम को छोटे लेवल पर काम में लिया जाता था, जैसे ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक जाम या अन्य नेसेसरी फैकल्टी के लिए। लेकिन अगर इसको और पुश किया जाए तो ऐसे समझिए कि अब टेक्नोलॉजी की वजह से कंप्यूटर डाटा क्रिएट होते ही उसे उसी समय एनालिसिस कर सकते हैं। ज़्यादा निजी डाटा क्रिएट करने से इस टेक्नोलॉजी को अगले लेवल यानी सर्वेलेंस में किया जा सकता है।
एग्जाम्पल के लिए पहले सीसीटीवी फुटेज को चेक करने में अधिकारियों को घंटों लग जाते थे, लेकिन अब चेहरे की पहचान करने वाले कंप्यूटर ये काम मिली सेकेंड में कर सकते हैं और अधिकारियों को बता सकते हैं कि उनके संदिग्ध कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। इसे कहा जाता है लाइव फेस रिकॉग्नाइजेशन। सार्वजनिक एरिया में तरीके में बदलाव आया है। पहले सर्विलांस लिमिटेड संदिग्धों तक ही सीमित थी, लेकिन ये सिस्टम अब हर चीज और हर शख्स की पहचान करते हैं। इससे सर्विलांस का मायाजाल तैयार हो जाएगा, जहां हर कोई एक संभावित संदिग्ध के रूप में नजर आएगा और बिना निगरानी के सर्कल में आए आवाजाही मुमकिन नहीं होगी। आपको बता दें, पिछले कुछ सालों में सर्विलांस के मामले बहुत ज्यादा सुर्खियों में चीन बटोर रहा है, लेकिन ये बात अकेले चीन की नहीं है। अब वर्ल्ड में बहुत सी कंट्रियां ऐसा कर रही हैं। आरओसी के अकॉर्डिंग इंडिया में भी गवर्नमेंट बिग डाटा तैयार कर रही है, क्योंकि आरओसी ने सूचना से आज़ादी में बहुत सारी एप्लीकेशन दायर की, जिसे हम सूचना का अधिकार आरटीआई कहते हैं। इसमें आरओसी को बहुत से दस्तावेजों से पता चला कि सरकार 360 सर्विलांस बना रही है और सरकार लगातार कोशिश करती आई है, जिससे रियल टाइम गवर्नेंस कहते हैं। सरकार अदर कंट्री जैसे इस्टोनिया, अलास्का आदि की तरह डिजिटल गणतंत्र बनाने की कोशिश कर रही है, जो उन कंट्रियों में लागू किया। लेकिन इस पर फिर एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि उन कंट्रियों और इंडिया में क्या फर्क है, कि आरओसी को लगता है कि ये एक तरह से नागरिकों के अधिकार का हनन है। आपको बता दें, उन सभी कंट्रीज में सर्वेलेंस लागू होने से पहले उनका अपना एक डाटा सुरक्षा कानून और सुरक्षा का इंतजाम है, जिससे वो सभी कंट्रीज उनका पालन करती हैं। इसके विपरीत हमारे पास यानी इंडिया में वो नहीं है, क्योंकि डाटा सुरक्षा नियमों में साफ लिखा हुआ है कि कौन उसे स्टोर कर सकता है और कौन उसे चेक कर सकता है। डाटा सुरक्षा नियमों की बात करें तो इनकी शुरुआत 1960 से 1970 के बीच हुई। जब 1970 में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलने लगा, तो सबसे पहले जर्मनी ने 1970 में डाटा सुरक्षा नियमों को लागू किया और उसके 50 साल बाद यूरोपियन संघ ने जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन पास किया। इसे दुनिया के सबसे जटिल डाटा प्रोटेक्शन कानून के तौर पर जाना जाता है। इसलिए यूरोपियन कंट्रियों में वहां के नागरिकों को उनकी सरकार द्वारा स्टोर छोटी से छोटी जानकारी को भी जानने का अधिकार है। आपको बता दें, इंडिया की तरह वर्ल्ड में और कंट्री में भी कुछ कंट्रियां ऐसी भी हैं जिनमें इंडिया की तरह डाटा प्रोटेक्शन कानून लागू नहीं है। आपको बता दें, 2017 में भारत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निजता का अधिकार भारतीय संविधान के जीने के मौलिक अधिकार से जुड़ा है, लेकिन उस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए कोई भी कानून नहीं आया है। इस भारत में अभी कोई डाटा सुरक्षा कानून नहीं है, इसलिए ये कहना मुश्किल होगा कि भारतीय सरकार नागरिकों का डाटा किस प्रकार से स्टोर करती है और किस प्रकार से यूज करती है। भारत में बहुत से एनजीओ सर्विलांस पर अपनी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि सर्विलांस की जड़ों का पता आप इससे लगा सकते हैं कि 26 नवंबर 2008 को आतंकवादियों ने मुंबई में कोहराम मचा दिया था, जिससे करीब 200 लोगों की जान चली गई। और भी अटैक हुए हैं जिन्हें कंट्रोल कर पाने में, पता लगाने में हमारी खुफिया एजेंसी नाकाम रही। उनके बाद से भारत सरकार ने बहुत से प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया, लेकिन उससे सरकार को आम नागरिक के अधिकारों को कंट्रोल करने का एक बहाना मिल गया था, क्योंकि उन प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा जोर फेशियल रिकॉग्नाइजेशन प्रोजेक्ट पर दिया गया। सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऐसे प्रोजेक्ट पर निगरानी बनाए हुए एक एनजीओ की रिपोर्ट के अनुसार बताया कि 2020 से पहले ऐसे 40 प्रोजेक्ट को वो ट्रैक कर रहे थे, जिसकी अब संख्या बढ़कर 200 हो गई है। उस एनजीओ का कहना है कि पुलिस विभाग में पारदर्शिता का अभाव रहता है, हमें पता नहीं चल पाता है कि पुलिस आखिर कर क्या रही है। लेकिन इसके लिए वो श्योर है कि पुलिस वाले लोगों को रोककर तस्वीरें खींच रहे हैं। अब इसमें भले ही उस अधिकारी को भी नॉलेज क्यों ना हो, फिर चाहे वो सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हो, लेकिन ऐसे एक जगह बिग डाटा सेंटर क्रिएट हो रहा है। आपको बता दें, नागरिकों का निजी डाटा बिग डाटा में ऐड होने से नागरिकों के साथ बहुत मुश्किलें पैदा कर सकता है। नागरिकों के पास कोई प्राइवेसी नहीं होगी, उनकी खुद की कोई पहचान नहीं होगी। वो सिर्फ विशेष समुदाय से जुड़ा होने के लिए, महज एक मत देने के लिए
टारगेट किए जा सकते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन विशेषज्ञ की माने तो उनका कहना कि लोकतांत्रिक के कुछ स्तंभ अभी गिर गए हैं। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि करंट गवर्नमेंट किसी भी पार्टी की हो, फिर चाहे वो इलेक्ट हुए हो, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लोकतांत्रिक सिर्फ चुनावी नहीं है, ये संवैधानिक भी है। और देखा जाए तो भारत देश लास्ट 10 ईयर से संवैधानिक विचारों में 10 ईयर पीछे खिसकता जा रहा है। इन सब बातों में हम आरओसी के केस से थोड़ा साइड हो गए थे, तो आपको बता दें आरओसी की बार बार अपील करने पर भी पुलिस वाले उनके डाटा डिलीट करने की एप्लीकेशन का कोई जवाब नहीं देते हैं। तो आरओसी इस घटना के अगेंस्ट कोर्ट में पिटीशन दायर करती है और जवाब मांगती है कि बेंगलोर में भारत सरकार फेशियल रिकॉग्नाइजेशन किस प्रकार से करती है। आरओसी उन सभी लोगों की आवाज बनना चाहती है जो लोग इस तरह की सिचुएशन में फंसते चले जा रहे हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। आरओसी का केस चल रहा है, लेकिन सर्विलांस फिर भी कंटिन्यूसली चलती आ रही है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि बिग डाटा का दौर आ गया है। उसके फायदे भी हैं, लेकिन उन फायदों के लिए हमें अपनी निजता को, प्राइवेसी को दांव पर लगाना पड़े, यह कहाँ तक सही होगा। आरओसी जैसे नागरिक इस बात को समझे और इसके अगेंस्ट एक आवाज लेकर आए। आपको क्या लगता है, कांच के घर में रहने से प्राइवेसी तो जाती है, साथ ही उसके टूटने का भी खतरा रहता है, क्योंकि सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन डाटा सिक्योरिटी की गारंटी सिर्फ विपक्ष सरकार ही लेती है, वो भी जब तक वो सरकार ना बन जाए। इसलिए कौन कब लोकतंत्र के स्तंभों को गिरा दे, हम कुछ नहीं बोल सकते। इसलिए भारत देश में भी डाटा सुरक्षा नियम बनाने चाहिए। आपकी क्या राय है? इस पर विचार जरूर करें।